नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के हाथ में देश का एक और बड़ा राज्य आ गया है। महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते से चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा खत्म होने के बाद अब सवाल है कि आगे क्या। देश में बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की नजर अब दक्षिण भारत पर है और इस कड़ी में उनका अगला लक्ष्य तेलंगाना है कि ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद अब ऑपरेशन तेलंगाना में भी बीजेपी को सफलता मिलेगी। तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। The people, culture and language of the state are outstanding. तमिलनाडु एन्नम पोथिनिले इंबा तेन मंतु पायतु कादिनिले। हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना फतह करने के इरादे से हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक 18 साल बाद करने के पीछे मकसद बड़ा है। मकसद है बीजेपी का मिशन साउथ। उत्तर भारत में कब्जा जमाने के बाद बीजेपी दक्षिण भारत पर भी कब्जे का इरादा रखती है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। इसी राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी के नेता हैदराबाद में इकट्ठा हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी किस तरह से आने वाले समय में अपने विस्तार को बूस्ट करेगी, उसके यहाँ पर इसमें बातें की जाएंगी। इसके अलावा पिछले 1 साल के भीतर जो चुनाव हुए हैं उसमें कहां बीजेपी ने स्थानीय निकाय से लेकर राज्यों में जीत हासिल की है, उसकी बात की जाएगी। और आगे आने वाले समय में बीजेपी दक्षिण के राज्यों में किस तरह से अपना परचम लहराएगी, उसका एक रोड मैप रखा जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले ये कामयाबी बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम कर रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी और बीजेपी गठबंधन वाली सरकारों का अब देश के 18 राज्यों पर कब्जा हो गया है। इन राज्यों में देश की 59% आबादी रहती है। इस मैप में पूर्वोत्तर हो या उत्तर भारत हो या फिर पश्चिमी भारत, हर तरफ बीजेपी का भगवा रंग दिखाई दे रहा है। जिस इलाके में बीजेपी फिलहाल कमजोर है वो दक्षिण भारत और पूर्वी भारत वाले राज्य हैं। यहीं पर बीजेपी अब सेंध लगाना चाहती है। अभेद्य किला है। पार्शली कर्नाटक में वो कामयाब हुए हैं। बाकी जो राज्य हैं उसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, वहाँ पर कोई एक मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में पार्टी नाकाम रही है और ये उसके लिए एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है, जिसकी देश में हर जगह फुटप्रिंट हो। क्योंकि ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी इलाके की पार्टी है। बीजेपी ने अपना रथ महाराष्ट्र से तेलंगाना की तरफ बढ़ा दिया है। बीजेपी को उम्मीद है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक और पुडुचेरी के बाद अगर कहीं कमल खिल सकता है तो वो तेलंगाना है। यहाँ एयरपोर्ट से बाहर आते ही तेलंगाना की जो हवा में महसूस कर रहा हूं, ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये तपती धूप में आप लोगों का उत्साह उमंग देखता हूं। मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव की हवा का जिक्र इस साल 26 मई को हैदराबाद में एयरपोर्ट के बाहर कर दिया था। साफ था कि बीजेपी ने तेलंगाना पर अपनी नजरें पहले से गड़ा रखी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की पटकथा भी पीएम मोदी 1.25 महीने पहले ही लिख आए थे। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए बीजेपी तेलंगाना में अभी से चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है। हैदराबाद कार्यकारिणी में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तेलंगाना भाजपा ने एक एग्जीबिशन भी लगाई है।
जिस एग्जीबिशन में तेलंगाना लिबरेशन मूवमेंट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, तेलंगाना में भाजपा का इतिहास, क्या कैसे कार्यकर्ताओं ने क्या क्या काम किए, कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता रहे जो पार्टी को खड़ा करने में जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं, उन शहीद कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी की तस्वीरें हैं जो भाजपा को खड़ा करने के दौरान अलग अलग मूवमेंट में कहीं न कहीं उनकी मौत हो गई है, या कहें भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि हत्याएं की गई। तो ये उन लोगों की तस्वीरें हैं, उनको यहाँ पे जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकारिणी में आने वाले अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को दर्शाने, बताने का एक नायाब तरीका निकाला है। हैदराबाद में मंथन के जरिए बीजेपी की दक्षिण भारत के 6 राज्यों पर नजर है। दक्षिण भारत में कुल 130 लोकसभा सीट हैं, जिसमें बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीटें ही हैं। जहां तक सरकार की बात है तो दक्षिण के सिर्फ 2 राज्यों कर्नाटक और पुदुचेरी में ही बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए 2023 इसलिए अहम है क्योंकि कर्नाटक में अप्रैल 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, वहीं तेलंगाना में दिसंबर 2023 में चुनाव हैं। मोदी को तेलंगाना में संभावनाएं इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि वहां पर 2 साल पहले हुए स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। 2020 में 150 सीटों वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को 56, बीजेपी को 48 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 44 सीटें मिली थीं। ये जीत इसलिए बड़ी थी क्योंकि इससे पहले हुए 2016 के चुनाव में TRS को 99, बीजेपी को सिर्फ 4 और AIMIM को उतनी ही 44 सीटें मिली थीं। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने TRS की सीटों पर कब्जा किया था। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। अब तक 9 सरकारें आपने गिराई है, यह आपके रिकॉर्ड में है। तेलंगाना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हैदराबाद के निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ही नहीं बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी देखकर है। अगर तेलंगाना में लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 के चुनाव में कुल 17 सीटों में से TRS को 11 सीटें मिली थीं, जो 2019 में घटकर 9 हो गई। बीजेपी को 2014 में 1 सीट मिली थी, जो 2019 में बढ़कर 4 हो गई। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 3 पर पहुंच गई, जबकि AIMIM 1 सीट पर जीतती रही। TDP और YSR कांग्रेस को 2014 में 1-1 सीट मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें कुछ नहीं मिला। जो तेलंगाना का जो इलाका है उसमें काफ़ी हद तक जो हिंदुस्तानी भाषा जो है वो चलती है, लोग समझते हैं। वहाँ भी भाजपा एक अपना जो उनका एक फॉर्मूला है मजबूत हिंदुत्व वाला, उसको लेकर के भी उतर रही है वहाँ पर, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर भी एक डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन के बीच में। 2007 में दक्षिण भारत में बीजेपी ने पहली बार सरकार तब बनाई जब कर्नाटक में बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी को उम्मीद थी इसका प्रभाव दक्षिण भारत के दूसरे बड़े राज्यों में पड़ेगा और वो अगले कुछ साल में वहां भी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी समझ चुकी है कि हर राज्य अलग है, हर राज्य के लिए अलग रणनीति बनानी जरूरी है। इसे ही ध्यान में रखकर तेलंगाना के लिए अलग रणनीति बनाई गई। तेलंगाना में बीजेपी के लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव रहे हैं।
और इन्हीं को हटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है बीजेपी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच हैदराबाद की सड़कों पर लगे ये पोस्टर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि केसीआर और मोदी के बीच ही असली जंग है। केसीआर को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन चलाया था। एक लंबे आंदोलन के बाद तेलंगाना का एक अलग राज्य के तौर पर गठन 2 जून 2014 को हुआ था। इसीलिए जब से तेलंगाना अलग राज्य बना है तब से यहाँ पर चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ही बोलबाला रहा है। मोदी जानते हैं कि चंद्रशेखर राव एक लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए वो केसीआर को हटाने के लिए परिवारवाद के नाम पर उन पर हमला कर रहे हैं। केसीआर के बेटे केटी रामाराव के टीआरएस में बढ़ते कद को वो परिवारवाद की श्रेणी में गिनते हैं। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। हम इतना ही कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीआरएस के परिवारवाद का मुद्दा पिछले 4 साल से उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना में टीआरएस एक बड़े जनाधार से सरकार बनाने में कामयाब रही है। 2014 में राज्य बनने के बाद यहां 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें टीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी रही है। अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 119 सीटों वाली विधानसभा में 2014 में टीआरएस को 63 सीटें मिली थीं, कांग्रेस को 21, तेलुगु देशम को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। 2018 की विधानसभा चुनाव में टीआरएस और मजबूत हुई। इन चुनावों में टीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, टीडीपी को 2, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को सिर्फ 1 और अन्य को भी 1 सीट मिली थी। साफ है कि बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं थी। कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन का फायदा उठाने के लिए 2014 में आंध्र को 2 हिस्सों में बांटा था, लेकिन उसे भी इसका फायदा कभी नहीं मिल पाया। जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया। माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा। तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का बल लगा रखा है। मोदी जानते हैं कि बिना ठोस रणनीति बनाए टीआरएस को हराना मुश्किल है। इसी के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी ने तेलंगाना की हर विधानसभा सीट में हलचल पैदा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को सभी 119 विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन गुजारने का आदेश दिया था। इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ने के लिए किसी न किसी कार्यकर्ता के घर पर रात्रि भोज भी किया। बिल्कुल अभी 1 साल चुनाव में रह गया है, तो ये जो संपर्क अभियान है, एक तरह से
मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना। वैसे तो हमारा कार्यकर्ता हमेशा मैदान में रहता है, हमेशा मैदान में रहता है, कभी चुनाव आ जाए तो तैयार रहता है। बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना की राजनीति के अहम किरदार हैं। वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से ही सांसद हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार उन्हें भी कड़ी चुनौती दी जाए। असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के उन नेताओं में हैं जिनका हैदराबाद शहर में अच्छा दबदबा है। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर 30 साल से उन्हीं की पार्टी का कब्जा है। हैदराबाद की विधानसभा और नगरपालिका में भी उनका बड़ा प्रभाव है। खास बात यह है कि अब हैदराबाद के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी उनका जनाधार थोड़ा बढ़ने लगा है। हालांकि जिस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति ओवैसी करते हैं, उसका फायदा बीजेपी को ही होता है। हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनईसी उस पर बात करेगी? आपकी एनईसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। एनईसी की मेंबर आज भी है वो। हमारे यहाँ से आज तक किसी ने भी पोलराइजेशन की बात की है, डिवाइड की बात की है, बंटवारे की बात की है? ये सब तो ओवैसी साहब ही करते हैं ना। तो उनके मन में वही है, उनके दिमाग में वही है। सो जिस दिमाग में रहता है वो जुबान पे आता है। तो आप खुद डिवाइड की बात करते हैं, आप खुद पोलराइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप खुद करना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक ही वो राज्य है जहां बीजेपी की सबसे अच्छी पकड़ है। फिलहाल वहां पर उन्हीं की सरकार भी है। लेकिन कर्नाटक की पिछले 3 दशक की राजनीति को अगर देखा जाए तो वहां पर कभी भी सरकारें स्थिर नहीं रहती। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कई बार सामने आई। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कर्नाटक पर भी वो अभी से नजर रखे हुए हैं। कर्नाटक में 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पहली सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी ने 2007 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई थी। लेकिन ये राज्य बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहा है। कई बार सरकार बनी और बिगड़ी है। बीजेपी के लिए राहत यह है कि फिलहाल कर्नाटक उन्हीं के पास है। ऐसे में अगले साल चुनाव में उन पर सरकार बचाने का बड़ा दबाव है। पीएम मोदी इस साल 21 जून को योग दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक के मैसूर गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक योग दिवस के लिए इस बार कर्नाटक जाने का प्लान दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चुनावों में अभी 10 महीने का समय बचा है, लेकिन बीजेपी 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अभी से मैदान में उतर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद 23 और 24 जून को बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया और इस बात पर विश्लेषण हुआ कि सरकार की अपनी कथित कमियों और भ्रष्टाचार का असर बीजेपी के चुनावी कार्यक्रमों में पड़ रहा है। पीएम के दौरे के बाद गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचे थे। कर्नाटक में चुनावी तैयारियों में तेजी का एक बड़ा कारण ये भी है कि विधान परिषद चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। कर्नाटक में सीएम बसवराज मुंबई के नेतृत्व में 1 साल से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व में कर्नाटक में औसत प्रदर्शन से बीजेपी चिंतित है। हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को 4 में से 2 सीटें मिली और इतनी ही सीट जीतकर कांग्रेस ने वापसी का दमखम दिखाया है। ऐसे में बीजेपी इसे विधानसभा चुनाव से पहले घर को दुरुस्त करने के संकेत भी मान रही है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो सरकार बनी उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। फिर बाद में वो सरकार गिरी जो संयुक्त सरकार थी और उसके बाद ये बीजेपी की सरकार बनी। तो ये उस तरीके का सामान्य सरकार नहीं है जो कि अपने बहुमत से सरकार बनी हो। येदियुरप्पा को हटना पड़ा, वहाँ पर अब नया मुख्यमंत्री मुंबई उन्होंने उनको बनाया है। अगर 2024 में बीजेपी को उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में कम सीटें मिलती हैं तो उन्हें नए इलाकों से सीटें चाहिए होंगी।
उसमें सबसे अहम दक्षिण भारत होगा। लेकिन दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में दूर दूर तक बीजेपी का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी कोशिश शुरू कर दी है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तमिलनाडु, वणक्कम। दिस लैंड इज स्पेशल। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ही नहीं बल्कि हर राष्ट्रीय पार्टी अपना दखल रखना चाहती है। लेकिन यहां की स्थानीय राजनीति की काट खोज पाना आसान नहीं है। पीएम मोदी ने मई में जब यहां दौरा किया तो उन्होंने यहां की जनता के बीच एक हलचल पैदा करने की कोशिश की। द पीपल, कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर आउटस्टैंडिंग। तमिलनाडु एन्नम पोथिनिले इंबा तेनमंतु पायतु कादिनिले। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को यहां पर एक हिंदी भाषी उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से बीजेपी तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र वजूद पाने में अब तक नाकाम रही है। लेकिन पीएम मोदी यहां पर केंद्र के विकास कार्यों के जरिए बीजेपी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत पर जोर लगाना चाहते हैं। 2024 से पहले हैदराबाद में मंथन की भी बड़ी वजह यही है। दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी कमजोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 29 ही सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें उन्हें कर्नाटक से मिल रही हैं, जहां पर 28 में से 25 सीटें उनके पास हैं, जबकि बाकी बची 4 सीटें तेलंगाना से हैं। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में नीलबटे सन्नाटा है। आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में उनके पास कुछ नहीं है। सवाल है कि 2024 में वो इस स्थिति में कितना बदलाव ला सकेंगे। बिना किसी मजबूत अलाई के, बिना किसी मजबूत सहयोगी के दक्षिण भारत के इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छी सीटें ला पाएगी, इसकी गुंजाइश काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले 8 साल में देश में इतनी चुनावी जीत देखी जितनी किसी और बीजेपी के नेता ने नहीं देखी। लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर होने के बावजूद दक्षिण भारत और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उनके कब्जे से बाहर है। मोदी जानते हैं उनकी पार्टी को अगर अखिल भारतीय पार्टी बनना है तो उन्हें दक्षिण में भी और कमल खिलाने पड़ेंगे। तो क्या मोदी अपने कार्यकाल में ऐसा कर पाएंगे? मोदी ट्रैकर में आज इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।